नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। वहीं बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जो होंगी आपके काम की। बताएंगे प्रदेश सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका फायदा सीधे आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। तो अपने इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल वीरवार को घरौंडा विधानसभा के दौरे के दौरान कैमला गांव में पहुंचे, जहां सीएम ने सिद्धि श्री लंगड़े बाबा की समाधि और धुड़े समेत कई देवी देवताओं के मंदिरों में मत्था टेका। साथ ही उन्होंने 3 बड़ी सौगातें कैमला गांव को दी। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कई मसलों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि वहीं सीएम ने मनोहर लाल बरसत पनौड़ी जमालपुर अराईपुरा से होते हुए ज्ञानपुरा के पास एनसीसी अकादमी का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों से पूरे प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को लेकर जानकारी ली। रिपोर्ट में देखिए। प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल गुरुवार को घरौंडा विधानसभा के दौरे के दौरान कैमला गांव में पहुंचे, जहां सीएम ने सिद्धू श्री लंगड़े बाबा की समाधि और धूड़े समेत कई देवी देवताओं के मंदिर में मत्था टेका। इसके साथ ही उन्होंने 3 बड़ी सौगातें कैमला गांव को दी, जिसमें पहली घोषणा लंगड़े बाबा के डेरे पर ही एक बड़े हॉल बनाने के साथ साथ दूसरी घोषणा गांव में गंदगी से अटे पड़े जोहड़ के जीर्णोद्धार की और तीसरी घोषणा अन्य गाँवों के साथ मिलकर एक बड़ा गोबर गैस प्लांट लगाने की रही। इस गांव में मुझे आना था, लेकिन जैसी परिस्थितियां बनी आपको सबको मालूम है, उन परिस्थितियों के कारण से यहाँ मेरा हेलीकॉप्टर उतर नहीं सका। लेकिन इस क्षेत्र में जब भी मैं आऊंगा, सबसे पहले कैमला गांव में आऊंगा, वो मैंने आज काम पूरा किया है। और ये जो एक तीर्थ स्थान है, यहाँ मंदिर है लंगड़े बाबा की जो समाधि है, यहाँ उस समाधि के यहाँ श्रद्धा है बहुत लोगों की। तो यहाँ जो एक हॉल बनाने की बात कही है, लंगर हॉल भंडारा चलाने की बात, उसके लिए 51 लाख रुपए का अनुदान ये मैंने यहाँ दिया है। और ऐसे ही गांव की स्वच्छता के नाते जो यहाँ के अंदर तालाब है, गांव के अंदर है, उनका सौंदर्यीकरण, उसका पुनरुद्धार और एक गोबर गैस का बड़ा प्लांट जो आसपास के गांव को मिला करके एक बड़ा गोबर गैस प्लांट लगाया जाएगा, ताकि गांव के लोगों की आमदन वो भी बढ़ सके और स्वच्छता सुंदरता भी बन सके। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों से बात करते हुए युवाओं के लिए प्रदेश के प्राइवेट सेक्टर में 75% नौकरियों की आरक्षण के कानून पर हाई कोर्ट की ओर से सट्टे लगाने पर कहा कि वे हाई कोर्ट में मजबूती के साथ केस लड़ेंगे और जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। निश्चित रूप से आखिर हरियाणा के युवा के रोजगार के लिए हम लगातार प्रयत्नशील हैं। तो ये जो 75% का जो कानून यानी हाई कोर्ट ने जिसके ऊपर स्टे दिया है, अभी केस वहाँ चलेगा, हम मजबूती से उस केस को लड़ेंगे। और वैसे ऐसा उदाहरण पहले भी है, जब हमने एक बार पढ़ी लिखी पंचायतों का कानून बनाया था, हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया था, उसके विपरीत निर्णय भी दिया था। हम सुप्रीम कोर्ट में जाके और उसको अपहेल्ड करा के लाए थे और वो अपहोल्ड हुआ और बाद में वो लागू हुआ। इसी प्रकार मैं मानता हूं कि ये 75% वाला जो कानून है, इसमें भी हाई कोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो फिर बाद में। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सरकार गरीब और अमीर को 2 भागों में बांटने वाले बयान पर कहा, इस प्रकार का अनुभव कांग्रेस सरकार के समय आता था। वे सब बातें उनको याद आ रही है। इन बातों को बार बार याद करके कांग्रेस ये बताना चाहती है कि उनके समय में क्या क्या होता था। इस प्रकार का अनुभव कांग्रेस के सरकार के समय आता था, वो सब बातें उनको याद आ रही हैं और वो अपने आप इन बातों का स्मरण करके याद करा रहे हैं कि कांग्रेस के समय क्या क्या होता था। उन्होंने देश में इमरजेंसी लगाई, उन्होंने देश में हर लोकतांत्रिक संस्था का गला घोटा, गरीब को गरीबी से ऊपर उठाया नहीं और हमेशा गरीब 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 कहते रहे और गरीब कह करके गरीबी को खत्म नहीं किया। आज मुझे हैरानी है कि प्रणब मुखर्जी जो देश के पहले वित्त मंत्री हुआ करते थे, वो कहते हैं कि इस बजट में गरीब के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि पूरे बजट में गरीब शब्द ही 2 बार लिया गया है। यानी शब्द कितनी बार लिया जाए तब वो गरीब समर्थक होगा और शब्द ना लिया जाए गरीब समर्थक नहीं होगा।
यही उनके द्विवार्षिक बनकर होगा। इसके साथ ही सीएम ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी की स्थिति को मजबूत बताया है। देखिए, 5 राज्यों में सब जगह माहौल अच्छा है। मैं स्वयं उत्तराखंड में होकर आया हूँ, 2 विधानसभाओं में मेरा कार्यक्रम था। वहाँ माहौल बहुत अच्छा है और वातावरण बड़ा एक सौहार्दपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए है। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, मणिपुर में सरकारें बननी निश्चित हैं। पंजाब में भी हम अपनी अच्छी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और हो सकता है कि कुछ समविचार लोगों को साथ लेकर के हम वहाँ सरकार बनाने में भी कामयाब हो। वहीं सीएम मनोहर लाल बरसात, पौनड़ी, जमालपुर, अराईपुरा से होते हुए ज्ञानपुरा के पास एनसीसी अकादमी का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों से पूरे प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को लेकर जानकारी ली। सीएम की घरौंडा दौरे के दौरान हल्का विधायक हरविंदर कल्याण ने सारथी के रूप में अगुवाई की। जनता टीवी के लिए घरौंडा से सुशील कौशिक की रिपोर्ट। वहीं घरौंडा के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेम नगर से करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड की 25,000 एलईडी लगने का उद्घाटन किया। इस दौरान घरौंडा से बीजेपी विधायक हरविंदर कल्याण समेत कई नेतागण और अधिकारी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। वहीं चंडीगढ़ में हरियाणा राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से बिजली मंत्री रणजीत सिंह शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि बिजली उपभोक्ताओं को बिल जमा कराने, मीटर रीडिंग ठीक कराने और नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करने से संबंधित डिजिटल सुविधाएं प्रदान करने से विभाग की प्रणाली में और अधिक पारदर्शिता आएगी। वहीं राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने बिजली जेल और अक्षय ऊर्जा की योजनाओं की जानकारी लेते हुए कहा कि बिजली किसी भी राज्य की विकास की धुरी नहीं है, इसीलिए खेती, ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा आपूर्ति से प्रदेश में तरक्की होगी। उन्होंने बिजली की निर्बाध आपूर्ति, खेती और घरेलू क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा समेत ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के बारे में भी विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि सोलर पंप से संबंधित योजनाओं को बेहतर ढंग से क्रियान्वित करने के लिए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के अंतर्गत नाबार्ड की योजनाओं का भरपूर लाभ उठाया जाना चाहिए। इसके साथ साथ उद्योगों में बायोमास आदि परियोजनाओं को भी बढ़ावा देने से प्रदेश में लोगों को सौर ऊर्जा की तरफ आकर्षित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कृषि की उत्पादन लागत को कम करने के लिए भी बिजली सब्सिडी का लाभ किसानों को मिले और नए कनेक्शन के लिए आवेदन की प्रक्रिया और सरल की जानी जरूरत है। उन्होंने प्रदेश में बिजली वितरण की स्थिति पर संतोष जताते हुए बिजली मंत्री रणजीत सिंह को बधाई दी। वहीं हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कई अहम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने हाल ही में पास हुए केंद्रीय बजट पर बोलते हुए कहा कि बजट को गहनता से अध्ययन किया जाए तो केंद्र सरकार ने हिंदुस्तान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। वहीं उन्होंने कोविड को लेकर लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि सरकार समय समय पर कोविड संक्रमण का आकलन करती रहती है और उसी को देखते हुए गाइडलाइंस जारी की जाती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं रोजाना कोविड के चार्ट को देखना चाहता हूं, कि देखता भी हूं कि रोज कितने केस बढ़े हैं और कितने घटे हैं, उसी के अनुसार दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। इसके ऊपर नजर रखे हुए हैं और लोगों को इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। लोगों को पूरे एहतियात बरतने चाहिए जो कोरोना के प्रोटोकॉल में है। केंद्रीय बजट प्रस्तुत हुआ है, अगर हम उसका गहनता से अध्ययन करें तो सरकार ने हिंदुस्तान को नई डगर और ऊंचाइयों की डगर पर डालने का काम किया है। सरकार ने डिजिटलाइजेशन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने की तरफ बजट में बात कही है। डिजिटल करेंसी शुरू करने की बात कही है, डिजिटल यूनिवर्सिटी खोलने की बात कही है, किसानों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की बात की है और हेल्थ के लिए भी डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की बात की है, जिससे
लोगों के हेल्थ का सारा रिकॉर्ड रखा जाएगा और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इसके ऊपर दबाव दिया गया है कि डिजिटलाइजेशन की जाए। और जब डिजिटलाइजेशन की जाती है तो पारदर्शिता आती है, बेवजह कामों में जो विलंब होता है वो रुकता है और देश आगे बढ़ता है, देश स्वर्णिम भारत की ओर अपनी उड़ान भरता है। उधर प्रदेश के शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर पानीपत पहुंचे, जहां उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण पर हाई कोर्ट की ओर से लगाए गए स्टे पर कहा कि हाई कोर्ट ने सिर्फ स्टे लगाया है, इस मुद्दे पर सरकार अपने पक्ष रखेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिन बच्चों को वैक्सीन लग चुकी है उनके लिए स्कूल खोले गए हैं, जैसे जैसे कोरोना का ग्राफ कम होता है उसी हिसाब से बाकी कक्षाओं को खोलने का काम करेंगे। वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि हालातों के मुताबिक ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षा करवाने पर फैसला लिया जाएगा। स्टे का मतलब ये नहीं होता कि कोई खिलाफ फैसला दे दिया कोर्ट ने केवल उसको देखने के लिए कहा। जिसने भी इसमें अपील की तो उसके तर्क भी माननीय कोर्ट सुनेगी और सरकार की भी सुनेगी। ये तो पहले बहुत से ऐसे हैं जो हमने निर्णय लिए जिन पे स्टे हुआ और उसके बाद कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय किया। तो हमने पहले निर्णय लिया, उन बच्चों को सारों को वैक्सीन लग चुकी है जो स्कूल हमने खोले 10वीं 11वीं 12वीं। और अगर ये ठीक से चलता रहता है और अगर कोरोना इस प्रकार से घटता है तो निश्चित तौर से जल्दी हम छोटे बच्चों के बारे में मतलब स्टेप बाय स्टेप खोल लेंगे, 6ठी से लेके 9वीं तक और उसके बाद 1ली से 5वीं तक, उसके बाद उसका भी निर्णय लेंगे। देखिए अभी नहीं बता सकते हम ऑफलाइन होंगी कि ऑनलाइन होंगी, ये तो परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। अगर परिस्थितियाँ ऐसी होंगी कि ऑनलाइन कराना जरूरी हुआ तो फिर ऑनलाइन कराएंगे, अगर कोरोना कंट्रोल में होगा और परिस्थितियाँ ठीक होंगी तो फिर ऑफलाइन कराएंगे। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने प्रशासनिक सचिवों के साथ 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं को लेकर समीक्षा की बैठक अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों को परियोजनाओं के संबद्ध ढंग से निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही उन्होंने परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को नियुक्त करने के साथ साथ परियोजनाओं की निगरानी के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किए जाने के भी निर्देश दिए ताकि समयबद्ध ढंग से परियोजनाओं की निगरानी की जा सके। वहीं उन्होंने बैठक में बताया कि सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की ओर से लगभग 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग एवं वित्तायुक्त पीके दास एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 13 फरवरी को मेवात का दौरा करेंगे। इस दौरान जिला उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने लघु सचिवालय में बैठक की है। इस बैठक में कैप्टन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में सीएम मनोहर लाल मेवात में 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार परियोजना और तमाम सुविधाएं लोगों के लिए उपलब्ध करवाई है और जिले के नागरिकों को अलग अलग विभागों से संबंधित सुविधाएं मिल रही हैं या फिर किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो उसका बारीकी से निरीक्षण किया जाए ताकि उनको सही समय पर सुविधा उपलब्ध हो या मुहैया कराई जा सके। वहीं कैप्टन ने सीएम दौरे को लेकर जिले के आला अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं ताकि सीएम के आगमन में कोई कमी ना आ सके। फिलहाल जो प्रस्तावित कार्यक्रम है अभी तक टेंटेटिव जो आया है वो 13 तारीख का है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, जिले की जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट के KPIs हैं उनको रिव्यू करेंगे और उसके अलावा जो जिले की प्रमुख योजनाएं हैं उनको रिव्यू करेंगे। तो उस सिलसिले में आज एक सभी अधिकारियों की मीटिंग ली थी जिसके अंदर जो हमारी अब तक की प्रोग्रेस है उसको रिव्यू किया है। जो CM अनाउंसमेंट्स और अदर डेवलपमेंट वर्क्स चल रहे हैं उनका प्रेजेंट स्टेटस क्या है, कहीं कोई रुकावटें तो नहीं हैं और अगर वो काम ठीक से नहीं चल रहा है तो उसको ठीक से कैसे चलाया जाए। उसके अलावा जो अन्य फैसिलिटीज़ हैं, जो नागरिकों को जो सुविधाएं अलग अलग कार्यालयों में उपलब्ध कराई जाती हैं तो वहाँ पर नागरिकों को कोई समस्या ना हो उसके लिए विशेष तरफ से उनको दिशा निर्देश दिए। उधर नूंह जिले में कोरोना से बचने के लिए हर घर दस्तक अभियान के तहत वैक्सीनेशन कैंप का कार्य चलाया जा रहा है और कैंप को जोर देने के लिए उपायुक्त लघु सचिवालय सभागार में बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता
जिला उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने की। इस मौके पर जिले के सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ता और अधिकारियों में मौजूद रहे। वहीं बैठक में स्वास्थ्य कर्मियों और अधिकारियों का हौसला बढ़ाया गया। साथ ही जिला उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा कि जिले में अब वैक्सीनेशन कैंप बेहतर स्थिति में है। वहीं उन्होंने लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के भी निर्देश दिए। चीज़ तो अभी हमने नू सब डिवीज़न के जितने भी वैक्सीनेटर्स हैं, ANM NG हैं जितने भी, और जो MPHWs हैं, उनको एज सच उनकी सेवाओं के लिए एक धन्यवाद सूचक छोटी सी भेंट जो है उनको एक दी है टिफ़िन के फॉर्म में। ये केवल एक समाज की तरफ से, हम पूरे ज़िले के आवाम की तरफ से उनको धन्यवाद ज्ञापन है कि आपने इतनी विकट परिस्थितियों में, सर्दियों में भी देर सवेर करके भी पूरे इलाके को फर्स्ट वैक्सीनेशन की डोज बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी समय में लगाई। वो वास्तव में ही हमारे लिए जीवन रक्षक का काम कर रहे हैं। उसके बावजूद कुछ स्थानों पर ऐसी घटनाएं अभी भी देखने में आ रही हैं जहां पर कि वो व्यक्ति के हित में उसको प्रोत्साहित करते हैं कि आप वैक्सीन लगा लें, उसके साथ वो बदतमीजी या गाली गलौज करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की घटनाओं को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा, नज़रअंदाज नहीं करेंगे। जो भी व्यक्ति इस तरह की घटनाओं में लिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र में FMDA के तहत बनने वाली सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण करने विधायक नरेंद्र गुप्ता पहुंचे। इस दौरान उनके साथ कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं विधायक नरेंद्र गुप्ता ने क्षेत्र का दौरा कर स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना, जिसके बाद उन्होंने सभी को जल्द ही समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। जिसके बाद विधायक नरेंद्र गुप्ता ने FMDA अधिकारियों के साथ सड़क निर्माण और सुविधाजनक शहर बनाने के लिए चर्चा की। इस दौरान विधायक ने यह भी बताया कि जल्द ही सेक्टर 14, 15, 16 और 17 को जोड़ने वाली मुख्य सड़क का निर्माण कार्य जल्द शुरू हो जाएगा। वहीं FMDA अधिकारी सुधीर राजपाल ने भी सड़क निर्माण को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसी भी पेड़ को काटे बिना ही सड़क का निर्माण किया जाएगा और लोगों को तमाम तरह की सुविधा दी जाएगी, जिससे शहर को आधुनिक रूप से बनाया जा सके और साथ PWD के नियमों का ध्यान रखा जाएगा। सारे सड़कों का दौरा करने के बाद में अधिकारियों के साथ चर्चा करने के बाद में इस निष्कर्ष निकला है कि ये रोड जो बनेंगी एक डेवलपिंग शहर ना समझ के डेवलप्ड शहर के हिसाब से रोड बनेंगी। जो हमारी प्लानिंग है एज टू एज, जो मकान बने हुए हैं वहाँ तक की प्लानिंग करके मुझे उम्मीद है कि देखने दिखाने वाली रोड बनेंगी और जल्दी आपके सामने नया फरीदाबाद देखने को मिलेगा। देखिए, जो चर्चा में बात बिंदु निकल के आए हैं, हम लोगों ने कोशिश की है अधिकारियों के साथ मिलकर कि जो पानी की निकासी की समस्या भी दूर होगी, पेड़ों को भी नहीं काटा जाएगा। अगर हमें कोई साइकिल ट्रैक को घुमाव देकर बनाना होगा तो उसको भी बनाएंगे और मेन रूप से जो रोडों पे जो PWD का कोड है 2% से 2.5% तक स्लोप देकर बनाएंगे, जिससे कि सड़कों को टूटने से भी बचाया जा सके और सड़कों के बीच में भी पानी ना खड़ा। इनका काम चालू हो गया है और आज वही मैं बीच में देखने आया था कि क्योंकि काम की अभी शुरुआत ही है तो उसको कैसे एक अच्छे ढंग से प्लान करना है, जिससे कि इन सड़कों को, दोनों सड़कों को जो अभी शुरू हो चुकी हैं, एक बड़ी मॉडर्न लुक दी जाए और एक इनकी ऐसी फिनिश आए जिससे कि इनमें कोई लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम ना आए इन सड़कों पे। तो हम इस चीज़ की कोशिश करेंगे कि जो पानी इकट्ठा हो जाता है उसकी निकासी के लिए ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर हो, ताकि हालांकि सड़कें हम सीमेंट की बना रहे हैं पर फिर भी पानी से हमने इन सड़कों को बचाना है। तो हम जो यहाँ की एजेस है सड़क की, हमारी जो विड्थ है उस तक हम इंश्योर कराएंगे कि पानी ना इकट्ठा हो, ड्रेन्स हमारी फंक्शन करें और जितनी भी यहाँ पर एक अच्छी ग्रीनरी है वो ग्रीनरी मेंटेन रहे और साथ ही साइकिल ट्रैक इन सड़कों के साथ हम बनाने जा रहे हैं, जिससे कि जो भी हमारे यहाँ के नागरिक एक साइकिल को अपना मोड ऑफ कन्वेंस यूज़ करना चाहते हैं और हम उसको पॉपुलराइज भी करना चाहते हैं, वो यहाँ पर यूज कर सकते हैं।
उधर यमुनानगर में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आगाज हो चुका है। इस मौके पर कई गणमान्य व्यक्तियों ने हवन पूजन कर अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव की विधिवत रूप से शुरुआत की। इस मौके पर डीसी पार्थ गुप्ता ने कहा कि सरस्वती नदी के पास से एक साथ 100 करोड़ की लागत से डैम बनाया जाएगा, जिसको लेकर हरियाणा और हिमाचल सरकार ने MOU साइन किया है। वहीं उस डैम के अंदर जो पानी इकट्ठा होगा वो सरस्वती नदी को अपने पौराणिक रूप में जीवंत करने में बहुत ही लाभदायक होगा। देखिए, आज 3 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव की शुरुआत प्रदेश में जो है यमुनानगर जिले से हुई है। यहाँ पर आदि बद्री मंदिर में हमने हवन करके इस महोत्सव की शुरुआत करी है। और जहाँ तक सरस्वती नदी की बात है तो पिछले दिनों जो है माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा एवं माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल ने MOU साइन किया है, जिससे अंतर्गत करीबन 700 करोड़ की लागत से एक डैम जो है हिमाचल प्रदेश में बनेगा। और जो उस डैम में जो पानी इकट्ठा होगा वो सरस्वती नदी को अपने पौराणिक रूप में जीवंत करने में बहुत ही लाभदायक होगा। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश द्वारा 1 तारीख से आदि बद्री से रेणुका जी के लिए जो है एक बस सर्विस शुरू करी गई है। ये जो है पर्यटन और धार्मिक आस्थाओं को देखते हुए प्रयास किया गया है। इसके अलावा करीबन 13 करोड़ के काम जो है यहाँ परिसर में, चाहे आदि बद्री हो, केदारनाथ हो या मंत्रा देवी हो, यहाँ पर ये जो काम है ये चल रहे हैं और जल्दी ही 30 जून तक इनको पूरा होने की उम्मीद है। और आगे भी जो भी काम है, चाहे बराज बनाने की बात हो या आगे पाइपलाइन डालने रिजर्वायर की बात हो, तो उसमें पूरा प्रशासन जो है वो इन कार्यों को पूरा करने में सहयोग और प्रयासरत रहेगा। वहीं बुधवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विश्व आर्द्रभूमि दिवस के मौके पर गुरुग्राम जिले के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में हुए राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव मुख्य अतिथि रहे। साथ ही केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने भी शिरकत की। हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने की। वहीं इस दौरान केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे विशेष अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। ये कार्यक्रम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ हरियाणा सरकार की साझेदारी में संपन्न हुआ। वहीं गुरुग्राम के सुल्तानपुर नेशनल पार्क में आयोजित विश्व वेटलैंड डे कार्यक्रम के दौरान वेटलैंड को सुरक्षित रखने के लिए लोगों को जागरूक कर उन्हें संकल्प भी दिलाया गया। इस दौरान भारत सरकार की तरफ से इस कार्यक्रम में देश की 2 झीलों को राष्ट्रीय पक्षी उद्यान का दर्जा भी दिया गया, जो यूपी और गुजरात में है। अब कुल भारत में 47 से बढ़कर 49 राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हो गए हैं। वहीं हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी कार्य किया जा रहा है, जिसमें कई स्तर पर काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि वेटलैंड को बढ़ावा देने के लिए देश की 49 झीलों को रामसर साइट में शामिल किया गया है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि नजफगढ़ ड्रेन में जो सेम की समस्या है उसे खत्म करने के लिए कमेटी गठित कर दी गई है और हरियाणा और दिल्ली सरकार के साथ साथ पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से इस पर काम किया जाएगा, जो अगले 6 महीने में इस पर काम शुरू हो जाएगा, जिसके बाद ड्रेन में जो सेम की समस्याएं बनी हुई हैं वो खत्म हो जाएगी। आज पूरे दुनिया में विश्व वेटलैंड डे मनाया जा रहा है और दुनिया भर में एक रामसर कन्वेंशन है, अंतर्राष्ट्रीय नियम है, जिसके अंतर्गत अगर कोई भी प्राकृतिक जल स्रोत ऐसा होता है जिसमें जैव विविधता भी होती है, जिसमें एक विशिष्टता भी होती है, जिसमें प्रवासी पक्षियों का भी स्थान होता है, उसको रामसर साइट डिक्लेयर किया जाता है। मुझे इस बात की खुशी है कि विगत वर्ष हरियाणा की 2 स्थानों को, भिंडावास को और
सुल्तानपुर को वर्ल्ड वेटलैंड डे पे अवसर पर रामासर साइट डिक्लेयर किया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। इस वर्ष भी आज हमने 2 और झीलों को रामासर साइट में भारत में शामिल किया गया है। अब हमारी 49 झीलें जो हैं वो रामासर साइट में डिक्लेयर हो गई है। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री ने शिरकत की, मुख्यमंत्री के साथ और भी दिग्गज नेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी।